नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। और मैं विकास एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिसको इंग्लिश में हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और मेरी नज़र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुने। और इसके वीडियो के बाद इसका मैं एक लास्ट में टेस्ट के रूप में भी कुछ क्वेश्चन लगा दूंगा, जिससे आपको ये रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन करने के लिए हम लोग एक नमूने का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। इस ग्लोब पे जब हम भौगोलिक स्थिति या परिस्थिति का अध्ययन करते हैं तो इस पर कुछ लेटी हुई या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर या खड़ी, जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को ही हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हम आज इन्हीं रेखाओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हमारे लिए दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश रेखाएं, जिनको इंग्लिश में या अंग्रेजी में लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, ये रेखाएं, सबसे पहले हम ये एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच 0 डिग्री से एक रेखा निकलती है, जो हमारी पृथ्वी को या ग्लोब को, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक 2 भागों में विभाजित करती है, वो भी समान भागों में। जिसके ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। यह रेखा को हम लोग अंग्रेजी में इक्वेटर रेखा या हिंदी में इसका नाम होता है विषुवत रेखा। चूंकि यह रेखा हमारी पृथ्वी को ठीक बीचों बीच भाग से विभाजित कर देती है, यह हमारी पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए इसका एक नाम और होता है, जो होता है भूमध्य। भू मीन्स धरती है, धरा, मध्य मीन्स उसके बीचों बीच। तो ये धरती के बीचों बीच से निकलती है, इसलिए हम इसको भूमध्य रेखा करते हैं। एक बात और याद रखना आप लोग, ये सब हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हम लोग अपने अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा से पश्चिम की ओर से पूरब की तरफ 90 प्रति 1 डिग्री से 90 रेखाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप में। ठीक है। 90 यहाँ पे ऊपर होंगी और 90 नीचे। इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश या लैटिट्यूड लाइंस। और ये रेखाएं, सबसे पहले आप समझ लीजिए, हमारे उत्तरी गोलार्ध की तरफ 90 होंगी और हमारे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ 90 होंगी, यानी कि 90 + 90। और जो हमारी विषुवत लाइन है, मैं इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, ये भी हमारी एक अक्षांश रेखा है। तो इसको भी काउंट करेंगे तो इस प्रकार से हमारी होगी 181। तो सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, 181। यदि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अगर हम लोग पॉइंट मान लेते हैं तो ये 2 रेखाएं कम हो जाती है। अगर बिंदु के रूप में पूछ देते हैं तो उधर 179 हो जाएंगी। किंतु यदि सीधा सीधा पूछ रहे हैं आपसे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 181 वहाँ पर ऑप्शन पे नहीं होता, तब हम 180 को ही रख देते हैं, 0 डिग्री को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यदि सीधा सीधा पूछते हैं पॉइंट पे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और इनके बीच की दूरी भी निश्चित होती है, और जो है वह दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, बाद में भी मैं लगा दूंगा, आप लोग परेशान मत होना वीडियो के लास्ट में। ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है। और ये 1 डिग्री के अंतर से होती हैं। इसी प्रकार जब ऊपर की ओर हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर कहीं एक रेखा अक्षांश रेखा होती है, इसका नाम होता है कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध के 23.1/2 डिग्री पर कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध के
23 सही 1/2 डिग्री पर होती है आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यह वही रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। और उन 8 राज्यों को आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। अब इन रेखाओं से एक कर्क हो गई, एक भूमध्य हो गई और एक ये मकर हो गई। अभी हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित सभी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। इनसे क्या होता है कि केवल विश्व में एक ही महाद्वीप ऐसा है जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका ही महाद्वीप से, लिख लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, ये तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं का निकास है या यही निकलती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यह एक ही महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। बाकी के ऊपर हो जाते हैं या फिर नीचे हो जाते हैं। और पहले आपको अक्षांशों में याद रखना है कि पृथ्वी पर लेटी हुई क्षैतिज रेखाएं जो है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। धरती पर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में 90 और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 90-90 करके 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और इन एक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। चूंकि ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इनके बीच की दूरी ना तो कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों ही अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण इनसे बातें आती हैं, जैसे कि 21 जून को हमारा सूर्य कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच ऊपर होता है, इसलिए 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर। यह आपको पॉइंट याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध पर। और इसी प्रकार यहां मैं लिख दे रहा हूं उत्तरी गोलार्ध। और इसी प्रकार 22 दिसंबर को हमारा सूर्य मकर रेखा के ठीक बीचों बीच होता है या ऊपर होता है, लंबवत होता है इसके, इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये तो कर्क रेखा के संबंधित थी और यह मकर रेखा। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा विषुवत रेखा के ऊपर। विषुवत रेखा पर हमारे सूर्य की स्थिति हमेशा ही लंबवत होती है, इसलिए विषुवत रेखा पर दिन और रात लगभग में समान होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर निकलती है ना, तो जिन देशों से ये निकलेगी, चूंकि ये 0 डिग्री अक्षांश है तो उस पर अक्षांश भी उनके 0 होंगे। तो कौन कौन से देश हैं आप याद करिए, कोलंबिया हुआ, ब्राजील हुआ, नामीबिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, यह सब हमारे विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा वाले भी मैं लास्ट में लगा दूंगा कि कौन कौन से इनमें देश इन रेखाओं पर आते हैं। तो ये तो थी हमारी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं देशांतर, हमारे ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुवों को रेखाएं मिलाती हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? देशांतर रेखाएं। चूंकि जब ये रेखाएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं तो इनके बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और वह कितनी होती है। तो आपको याद रखना है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और वह कितनी होती है, पॉइंट याद रखना आपको, 111 तो उसकी थी, यह होती है 111.3 किलोमीटर। यानी कि अगर दो अक्षांशों की हम बात करें तो हमारे बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और देशांतर रेखाओं की सबसे ज़्यादा दूरी होती है विषुवत रेखा पर,
वह होती है 111.3 किलोमीटर। और चूंकि यहाँ पे दूरी घट और बढ़ रही है, इसका मतलब एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। सबसे कम दूरी इनकी होगी ध्रुवों पर, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ ध्रुवों पर देखो, आप देखो मिल रही है सबसे कम है, और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा है। इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम लोग, देखो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं पृथ्वी में ऊष्मा के प्रभाव, तापमान और जलवायु परिवर्तन को पता लगाने के लिए। और जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम लोग पृथ्वी पर समय और तिथि निर्धारण के लिए करते हैं। चूंकि यहाँ पर इस पॉइंट को अगर थोड़ा आगे मैं एलेबोरेट कर दे रहा हूँ आपको। हुआ क्या कि 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करी गई, और वहाँ पर उन्होंने तय किया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको तिथि रेखा या तिथि ज्ञात करने के लिए निश्चित किया गया। तो जो 0 डिग्री से देशांतर रेखा है आपकी यहाँ से, ये मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को हम लोग प्रधान यामोत्तर, याद कर लें, प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच टाइम या ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा आदि कई नामों से जानते हैं। ठीक है, अब ग्रीनविच क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेखा इंग्लैंड या ब्रिटेन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम उसी के आधार पर हम लोगों ने ग्रीनविच रख दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ ध्यान से आ गया हो तो मैं, चलो अभी जगह है मैं लिख दे रहा हूँ। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 179 और इसको मिला के 180 आप कर दीजिए, 180 पूरब से और 180 पश्चिम से होकर, अब देखो ये ऐसे जाएंगी और ग्लोब को पीछे यहाँ पे मिलेंगी कहीं आके। ठीक है, तो ये सामने से होता है 0 डिग्री देशांतर, और इसके अगर पीछे से देखें, ये इस प्रकार का आप समझिए ऐसे एक छल्ला नुमा है। ठीक है, तो सामने से तो ये 0 डिग्री दिख रहा है और पीछे होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और इसके पीछे 180 देशांतर रेखा 180 डिग्री एक दूसरे के ठीक विपरीत में होती हैं। सामने से नहीं दिखेगा क्योंकि 2 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन जब आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको 0 डिग्री रेखा सामने से दिख जाएगी और इसके ठीक पीछे से 180 डिग्री देशांतर दिख जाएगी। तो 180 इधर से देशांतर रेखाएं होती हैं, 180 इधर से होती हैं, और जब हम बात करते हैं कुल देशांतर रेखाओं की तो यह हो जाती है 180 + 180 360 देशांतर रेखाएं। तो आपको याद रखना 180 बनती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं और 360 आपकी हैं देशांतर रेखाएं। अब इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम कैसे समय निकालने के लिए करते हैं, कैसे तिथि निकालने के लिए करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप लोग ये ध्यान रख लें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है, जो हो जाती है 11.3 km, और 0 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या तिथि रेखा, और 180 डिग्री से देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये कब तय हुआ था? 1884 में। इसको याद रखना हो तो आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उससे 1 वर्ष पूर्व। चलिए अब हम लोग थोड़ा देशांतर रेखाओं के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री देशांतर। ये आप लोग कुछ ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं इसको बिल्कुल अलग करके पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपने ये चीज़ अच्छे से देख ली तो आप किसी भी देश, किसी भी भौगोलिक जगह का समय तुरंत के तुरंत निकाल कर बता देंगे। ठीक है, तो आप समझिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, इसको भी याद रखना है, या यूनिवर्सल टाइम रेखा भी या समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, यूनिवर्सल, इस पे टाइम होता है, या ग्रीनविच रेखा। क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से निकलती है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर। अब
चूंकि 0 डिग्री दिशा हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो जब ग्रीनविच रेखा होगी इससे पूर्व की ओर जो देश पड़ते हैं उस पे हमारा समय आगे रहेगा और पश्चिम की ओर हमारा समय पीछे रहेगा या कम रहेगा। अब कितना रहेगा वह हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो समझिए समय निकालते कैसे, सीखिए। चूंकि हमें पता है हमारी पृथ्वी एक दिन में 360 या पूरा अपनी परिधि का परिक्रमा कर लेती है, तो चूंकि 180 से घूम के पूरा 360 हुआ, तो हमारी पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री या 360 देशांतर का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या हो गया, 360 डिग्री बटे 24, 15 डिग्री। अर्थात हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, अभी तो 15 डिग्री का हम एक देशांतर की बात करेंगे, तो अगर मिनट में ले लें, इसको उठाते हैं यहाँ से कि 15 डिग्री देशांतर या डिग्री कितना घूम जाती है, 60 मिनट में। 24 घंटे, एक घंटे को हम लोग 60 मिनट तो जानते हैं, 60 मिनट में। अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करें हम लोग, तो वह 60 बटे 15, 15 चौको 60, 4 मिनट सॉरी। अर्थात इन दो यानी क्रमागत 2 देशांतर हैं जो इनके बीच में, अगर एक देशांतर की बात करें तो समय लग रहा है हमारा 4 मिनट। बस यह चीज आपको याद रखनी है और समझिए आपको सब कुछ आ गया। अर्थात एक देशांतर घूमने में हमारी पृथ्वी 4 मिनट लगाती है। अब देखिए समय कैसे निकलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। हमने जो निकाला है 24 घंटे के हिसाब से, फिर हमने एक देशांतर का निकाला है। ठीक, अब समय देखिए कैसे निकलता है। अर्थात मैं आपसे ये कह दूं कि सपोज कीजिए हमारी ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री देशांतर पूर्व में कितना समय होगा। अब कैसे निकालते हैं हम लोग, हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना निकलता है, 4 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर कितना हो गया, 15 गुणे 4 अर्थात 60 मिनट। अर्थात पूर्व की ओर इसका समय 60 मिनट ज्यादा होगा। यदि यहां पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर 60 मिनट यानी 1 बजे होंगे दिन के। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सवाल निकालते हैं। यदि मैं यही कह देता पश्चिम में तो वहां 11 बज रहे होते, 60 मिनट कम हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समय का ज्ञान 0 डिग्री देशांतर के रूप से करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कि हमारे अपने भारत का ही समय निकालना होता है। कैसे इंटरनेशनल टाइम रिक्वायर्ड होता है कि हमें पता है हमारा देश भारत ग्लोब में कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर, पता है ना आप लोगों को। तो अब बताइए इसका ग्रीनविच टाइम से ये कितना समय आगे है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व में पड़ता है तो आगे होगा ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 82.5 को हम लोग 82.5 लिख सकते हैं ना, 82.5 देशांतर है। अब आपको पता है एक देशांतर में कितना समय लग रहा था, जो मैंने बताया था आपको, 4 मिनट। तो 82.5 में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 330 मिनट। अब मिनट है ना, तो इसको घंटे में अगर हम बदलें, 330 में 60 का भाग दें तो ये आ गया 5 घंटा 30 मिनट। यही कारण है कि हमारा टाइम ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट इंडिया का समय आगे रहता है। बस ऐसे ही हम लोग समय निकालते रहते हैं। तो यह तो था 0 डिग्री देशांतर या समय रेखा से किसी भी जगह किसी भी भौगोलिक स्थिति का समय निकालना। अब तिथि की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें भी यही होगा कि जब तिथि पीछे होगी तो पूरब की ओर एक दिन ज्यादा होगा, 24 घंटे का अंतर होता है, 24 घंटा लेता है परिक्रमा के लिए, और पश्चिम की ओर कम होगा। तो आप लोग लिख लो पूर्व की ओर 1 घंटा, एक दिन ज्यादा और पश्चिम की ओर 1 दिन कम। ठीक है, कम 180 डिग्री देशांतर, यह है हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समय और तिथि आराम से निकाल लेंगे यदि कहीं पूछ दिया जाता है किसी भी चीज़ में न्यूमेरिकल के रूप में। और देशांतर और अक्षांश रेखाएं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखें तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर से जुड़ी हुई बताए दे रहा हूँ,
जो आपको सुनने में भी अच्छी लगेंगी और क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। और इसके बाद में एक नोट में इस वीडियो के बाद में लगा दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कभी कभी जैसे भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, तो कुछ टॉपिक होते जैसे कि अफ्रीका की कांगो नदी, लिख लीजिए आप लोग, अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार। इसी प्रकार अफ्रीका की एक नदी और है, लिम्पोपो जिसे बोलते हैं, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है, कांगो नदी काटती है भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे हमारी ग्रीनविच टाइम जो है, ग्रीनविच रेखा वह किन किन शहरों या किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये सामने से रेखा आई है, आपको अगर महाद्वीप के रूप में मैं इसका चार्ट लगाता तो ये इस प्रकार से हमारी रेखा निकल रही है हमारी, ठीक है। तो अगर ये बात करूं मैं आपको कि ये कर्क रेखा विषुवत रेखा और मकर रेखा को कहाँ कहाँ काटती है हमारी ग्रीनविच रेखा, तो आप समझिए ये यहाँ पे अल्जीरिया के पास कर्क रेखा को, अल्जीरिया के पास गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में जो है, आपको जब मैं आपको महासागर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। गिनी की खाड़ी में अटलांटिक महासागर और नामीबिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में वो भी पड़ता है, यह मकर रेखा को काटती है। कौन सी? हमारी जो ग्रीनविच रेखा आती है ये, ठीक है। ये हो गया आपकी भूमध्य, ये हो गया आपकी कर्क। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कर्क रेखा कहाँ कहाँ पर, ग्रीनविच रेखा कहाँ कहाँ पर हमारी तीनों काल्पनिक रेखाओं काटती है, तो वो आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, तो इस पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, हमारा यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है, स्पेन है ना, अल्जीरिया है, ऊपर हो गया अल्जीरिया, तो घाना है। तो इस प्रकार के ये देश हैं जो हमारी ग्रीनविच रेखा पर बसे हुए हैं। ग्रीनविच से आपको कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझ में आया होगा और इसके जरूरी संबंधित क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइप के होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो मैं इसके लास्ट में लगा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक गुजारिश और है आप लोगों से, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। धन्यवाद। चलिए अभी वीडियो के अंत में एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। पहले अक्षांश के बारे में जानेंगे। अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, जिसमें विषुवत रेखा भी शामिल होती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, 23 को उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में इसको 23 को हम मकर रेखा कहते हैं। ये तो थी आपकी अक्षांश से संबंधित और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। चलिए एक बार आप देशांतर को देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ग्लोब पर ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 111.3 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, प्रधान एवं उत्तर रेखा, प्रधान प्रमुख रेखा भी कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 180 देशांतर पश्चिम को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जब हम किसी देश या भौगोलिक स्थिति की समय को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें एक देशांतर तय करने पर हमें 4 मिनट लगता है और इस प्रकार हम पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर उसका समय प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। आगे से याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।